हेलो एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क। चर्चा करूंगा दोस्तों मैं आज मनोसामाजिक सिद्धांत पर, यानी साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन का है ये दोस्तों, यानी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोस्तों, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक एरिक्सन जी ने इन्होंने कुछ बातों के बारे में वर्णन किया। पहले बताया तो कि एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मानव प्रकृति में उसके पूर्णता, पर्यावरण और परिवर्तनशील से सबसे अधिक महत्वपूर्ण बतलाया। दूसरा इन्होंने बताया दोस्तों कि मानव प्रकृति एवं अन्य पहलुओं जैसे निर्धैर्यता और विवेकपूर्णता, वस्तुनिष्ठता और अग्रलक्ष्यता, विषम स्थिरता तथा ज्ञानता, इन सभी चीज़ों को मनोसामाजिक सिद्धांत में एक कंपैरिजन कह सकते हो, तुलनात्मक रूप से इसने महत्व दिया था। अब एरिक एरिक्सन द्वारा ये टोटल दोस्तों मनोसामाजिक विकास के 8 स्टेजेस बताए गए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए, कॉपी पेन साथ में रखिए। नेट के एग्ज़ाम में आजकल अभी पूछा ही जा रहा है दोस्तों कि एरिक एरिक्सन द्वारा कितने स्टेजेस हैं। क्या पहले स्टेजेस में विश्वास बनाम अविश्वास में शैशवावस्था की जाती है, इसकी आयु क्या है, इन सभी चीज़ों पे दोस्तों मैं चर्चा करूँगा। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बेसिकली मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये शैशवावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक लगभग 8 स्टेप में जाता है। शैशवा से लेकर वयस्क अवस्था तक जाता है 8 स्टेप में, और व्यक्ति तनाव एवं द्वंद की स्थिति में सामना करता है। व्यक्ति अगले चरण में जाने से पहले पिछले चरण की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, और एरिक्सन द्वारा यही बताए जा रहे हैं टोटल 8 स्टेप। शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा, थोड़ा इनके बारे में जानकारी आप लोग रख लीजिए। ये बेसिकली जर्मनी के रहने वाले हैं, यूरोप में इन्होंने ज़्यादा समय बिताया और अमेरिका में इन्होंने आदिमानव पर अध्ययन किया है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों, एक ट्रिक है कि दोस्तों, अब मैं बाद में इस पर चर्चा करूंगा, आप लोग एक बार पहले बता देता हूं ताकि दिमाग में इन सारी चीज़ों का रहे। विश्वास से बच्चे को गाइड करें और पहल परिश्रम को दें, अपने आप को पहचानें, गृहस्थ जीवन सुख से बिताएं, उत्पादकता, संपूर्णता। इंग्लिश में ट्रिक बनेगी दोस्तों TAI4GI, और मैं इन सब पे चर्चा करूंगा अभी बाद में दोस्तों। आप लोग को सिर्फ 8 स्टेजेस। नंबर 1 है दोस्तों ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि जो बच्चे के पास है उस पर विश्वास करेगा, और जो बच्चे से दूर है वो बच्चा उस पर विश्वास नहीं करेगा। आई होप दोस्तों कि आप आसानी से समझ गए होंगे इसे। मेरा कहने का मतलब है कि इस अवस्था में पहला धनात्मक अहम भूमिका जो बच्चे की विकसित होता है, वो दूसरे तथा अपने विश्वास या आस्था की भावना को, विश्वास या आस्था की इस भावना का विकास बच्चों के उत्तम मस्तिष्क देखरेख उत्पन्न होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि जो व्यक्ति बच्चों को देख रेख करते हैं, अक्सर बच्चे उन पर ही भरोसा करने की आदत सीखते हैं, है ना। तो यदि मैं इस चरण में बात करूं तो बच्चे का विश्वास जो है दोस्तों सफलतापूर्वक विकसित होता है, तो वहीं बच्चा अपने आसपास के परिवेश में आत्मविश्वास की जो सुरक्षा प्राप्त करता है तथा किसी संकट में स्थिति में उसमें सुरक्षित महसूस करने में सक्षम होता है, और इस चरण में असफलता की स्थिति में अक्षमता को स्थित तथा उसकी जगत के बारे में भय का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इस के माध्यम से कि व्यक्ति जो बच्चा जो होता है दोस्तों, वो उस पर विश्वास करता है जो उसके पास की चीज़ें होती हैं, और विश्वास उस पर नहीं करता है जो उससे दूर की चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों स्वायत्तता बनाम शर्म। देखिए दोस्तों, स्वायत्तता बनाम शर्म कह सकते हो, या टोडलर स्टेप भी बोलते सकते हो, उसको स्टेज बोला जाता है। कहने का मतलब है स्वायत्तता बनाम दोष, या टोडलर, या शर्म कह सकते हो, सेम। तो दोस्तों इसे अच्छे से गाइड किया जाए तो बच्चे को तो विश्वास और स्वायत्तता महसूस तो करेगा। इस स्टेप में कहा गया
शायद आप लोग इससे भी समझ गए होंगे दोस्तों कि इस चरण में बच्चे अपनी आत्मनिर्भरता को अभिव्यक्ति करते हैं और अपने आप चलने का प्रयास करना, खेलने के लिए अपनी पसंदीदा के खिलौने का चयन करना और खाने की अपनी मनपसंद चीज़ों का चुनाव करना इत्यादि। यदि इस चरण में बच्चे दोस्तों आत्मनिर्भरता या प्रोत्साहित किया जाए तो उनकी जो क्षमता होगा वो अधिक आश्वासत होते हैं। और यदि बच्चों को आलोचना की जाए या उन पर ध्यान अत्यधिक नियंत्रित किया जाए तो उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर ना दिया जाए तो अक्षम महसूस करने लगते हैं वो, तथा दूसरे पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तथा बच्चों में अपनी क्षमताओं के प्रति संदेह होने लगता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है दोस्तों स्वतंत्रता बनाम दोषता। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता तथा आत्मनियंत्रण जैसे शील गुण का विकास करना दूसरी अवस्था में होती है। अच्छा, पहली अवस्था जो थी दोस्तों शैशवावस्था की थी, विश्वास बनाम अविश्वास। शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष थी। अब ये दोस्तों आती है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में आती है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम कह सकते हो उसे, ठीक है। तो दोस्तों जो इस एज में आती है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, स्वतंत्रता बनाम शर्म, स्वतंत्रता बनाम टोडला, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब बच्चे को माता पिता या उसके अत्यंत छोटा महसूस समझकर कार्य नहीं करने देते हैं तो बच्चे के अंदर वो शर्म महसूस होती है ना। तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने आप को वैसी महसूस करने लगता है कि यार मैं काम नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मान लीजिए उस बच्चे को देते हैं कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए तो वो बच्चा अगर काम कर लेता है तो उसके अंदर स्वतंत्रता आ जाती है। और अगर आप उसे बार बार बोलो यार तुम नहीं कर पाओगे, ये रहने दो, छोड़ दो, मैं कर लूँगी, ठीक है, तुम शर्ट नहीं पहन पाओगे, मैं शर्ट पहना दूँगी, तो इससे उस बच्चे के अंदर लज्जाशीलता की भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, कि वो कर नहीं पा रहा है। अगर ये अवस्था जब सक्सेसफुल हो जाती है तो इसमें दोस्तों इच्छा शक्ति का विकास होता है। तो बताइए कौन से स्टेज में इरेक्शन के इच्छा शक्ति का विकास होता है। तो दूसरा ऐसी स्टेज है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की स्टेज के नाम से जाना जाता है। यही स्टेज है दोस्तों, इसमें इच्छा शक्ति का विकास होता है। स्टेज नंबर 3 है, अच्छे से गाइड नहीं किया तो बच्चे में काम नहीं कर पाएगा, तो यानी शर्म की महसूस होगी, लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग। ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है आपको। नेक्स्ट दोस्तों पहल शक्ति बनाम अपराध बोध, और इसके और भी नाम हैं, जैसे ये दोस्तों बेसिकली खेल अवस्था बोला जाता है। आप लिखते रहिए खेल अवस्था। ये होता दोस्तों पहल शक्ति बनाम दोषिता या अपराध बोध कह सकते हो, या इसे दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि शुरुआत बनाम शर्म प्रारंभिक बचपन, ठीक है। इसकी एज है दोस्तों 3 से लेकर 6 वर्ष। पहले की एज थी जन्म से लेकर 1 वर्ष और दूसरी थी दोस्तों 2 से लेकर 3 वर्ष। अब मैं बता रहा हूँ 3 से 6 वर्ष। इस स्टेज में दोस्तों क्या करना है कि अपने आप बच्चे को काम करने के मौके देने चाहिए, नहीं तो अपराधी बन जाएगा। रोकेंगे किसी भी काम को करने के लिए वो जिद्दी बन जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यह अवस्था लगभग आपको पता है 3 से 6 वर्ष की आयु की होती है। और इस अवस्था में जिसमें बच्चों के सामाजिक दुनिया की सक्रियता एवं पहल शक्ति, ठीक है, पहल सक्रियता के साथ पहल शक्ति दिखलाने के लिए एक ज़रूरत चुनौती प्रदान करता है। और जब माता पिता बच्चों को इस तरह से इच्छा पर शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है तो इससे बच्चों में दोषिता उत्पन्न होती है। आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ रहे हैं कि बच्चा इस अवस्था में सफलतापूर्वक अगर कर लेता है तो इस स्टेज पे उसे उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर किसी एक्टिविटी में उसकी योजना बनाने में प्रारंभ करते हैं और उसके अतिरिक्त बच्चे की कार्यकलाप पहल करना प्रारंभ करता है तो इस चरण में बच्चों के पहल करने का जो बोध है वो विकसित हो जाता है। और इस चरण में ही दोस्तों बच्चे का नेतृत्व की क्षमता का विकास हो जाता है और इस चरण में ही बच्चे को स्वयं अभिव्यक्ति करने का अवसर नहीं दिया जाता है।
ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों, बच्चे की अगर आलोचना की जाती है या अत्यधिक नियंत्रण किया जाता है, उस पर स्वयं पर अन्य से कमतर महसूस किया करने लगते हैं आप लोग कि भाई वो तुम मुझसे कंपेयर कर रहे हो ना, तो इन चीज़ों के बारे में तो वहाँ पर क्या करता है, बच्चे में दोषिता आती है, अपराध बोध आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अपराध बोध, या आप कह सकते हो सर में आरंभिक बचपन, या आप इसे दोषिता का नाम भी दे सकते हो, यानी गिल्टी फील होती है। चौथा है दोस्तों आप लोगों के सामने ये कि परिश्रमरामहीनता। अब दोस्तों, परिश्रमरामहीनता ये कौन सी स्टेज में आती है? ये स्कूली स्टेज में आती है। इसको परिश्रमरामहीनता के नाम से जाना जाता है, और स्कूली एज को ही दोस्तों एक मध्य है, इसमें परिश्रमरामहीनता के साथ साथ इसे मध्य और विलंबित बचपन कहा जाता है, और ये स्कूल स्टेज में आता है, और ये चलता है दोस्तों 11 से लेके, यहाँ पर 6 से लेके 12 दे रखा है, तो 6 to दोस्तों 12 चलेगा ये। ठीक है, किसी किसी बुकों में आपको मिल सकता है कि दोस्तों 6 से लेके 11 या 12 जो भी चीज़ें मिलेंगी बात सिमिलर है। यहाँ इस स्टेज में दोस्तों क्या है कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक के प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। जब बच्चे स्कूल में अपने संस्कृति और प्रारंभिक जो भी कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं तो उसके लिए उसे परिश्रम का भाव विकसित होता है। परंतु अगर किसी कारणवश बच्चे के अपने कौशलों पर शक हो जाता है कि इन कौशलों को अर्जित करने में वो असफल हो जाता है, तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है, और ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर सामर्थ्यता कहा जाता है मनोसामाजिक शक्ति के विकास में। आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करेगा तो आप गर्व महसूस करेंगे, तो परिश्रम कर रहा है तो यानी इससे ही लगेगा। अगर उसमें उस एक्टिविटीज़ में वो कार्य में अगर असफल हो जाए, ठीक है, सफल ना हो पाए, तो उसके अंदर क्या हीनता आ जाएगी, हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। संदेह अगर हो जाता है कोई किसी एक्टिविटी करने में, हीन की भावना का शिकार हो जाता है तब वो। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्कूल पहुँच जाएगा, हर काम करने के लिए बच्चे को मोटिव करना चाहिए। अगर व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो बच्चे के लिए बच्चा घबराने लगेगा और काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ परिश्रमरामहीनता था। पहचान बनाम पहचान बाती यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी स्टेप 5 है पहचान बनाम। यहाँ पे इसको बोला जाता है भूमिका भ्रांति या भूमिका भ्रांति भी बोला जाता है। किशोरावस्था में स्टार्ट होता है ये, याद रखना, ये किशोरावस्था में। और इसकी एज होगी दोस्तों 12 है, इसमें 12 से 18। ठीक है, इसकी एज है। इसको ईगो आइडेंटिफाई वर्सेस आप रोल कन्फ्यूज़न कह सकते हो। ठीक है, एज अ, तो दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा या व्यक्ति इस अवस्था में किशोरों के बीच में अहम पहचान भाव एवं धनात्मक मनोसामाजिक पहलू, अहम भूमिका भ्रांति, जिसे पहचान संभ्रांति भी कहा जाता है, इसे पहचान संभ्रांति भी बोला जाता है, और ऐसी चीज़ें यहाँ पर विकसित होती है। इसमें रोजगार शामिल है। चरण के व्यक्ति की संभावनाएं भी जांच करते हैं, इसमें अपनी पहचान का प्रयास करते हैं। इस चरण में व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए तो व्यक्ति स्वयं के बारे में तथा जगत अपनी भूमिका के बारे में भ्रम के स्थिति उत्पन्न की जाती है या उत्पन्न हो जाती है स्थिति। तो याद ये रखना दोस्तों आप लोग, संघर्ष की सफलतापूर्वक सामना करने पर वो उसके पश्चात उनमें जो भी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है उसे कर्तव्य निष्ठता कहा जाता है। तो यानी इसमें दोस्तों ओवरऑल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो पहचान बनाने के लिए अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, और जब उसमें किसी चीज़ का भूमिका भ्रांति, वो ऐसे शब्द आ जाते हैं, भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाती है किसी एक्टिविटीज़ पे, तो उसके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये चीज़ें इसमें आती है स्टेज नंबर 5 में। स्टेज नंबर 6 है दोस्तों आत्मीयता बनाम अलगाव। ये तरुण वयस्क अवस्था में आती है, और इसको दोस्तों ये भी बोला जाता है घनिष्ठता बनाम पृथक्करण, या घनिष्ठता बनाम विलगन भी कह सकते हो, विलगन। इस चरण में दोस्तों व्यक्ति के अपने अन्य लोगों के साथ घनिष्ठता महसूस करने लगता है, और इस चरण में व्यक्ति का वचनबद्धता, सुरक्षा, देखभाल की बोध विकसित भी होता है, और व्यक्ति के इस चरण में घनिष्ठता से बचता है तथा वचनबद्धता और संबंधों से डरता भी है, और उसमें अकेलापन तथा उसके अवसाद से ग्रसित भी हो सकता है।
कहने का मतलब दोस्तों ये है, इसकी जो एज है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 20 से लेके 30 की एज है। यहाँ पे 18 से 35 दे रखा है, ठीक है। 18 से 35 भी होता है और 20 से 30 भी मैंने बोला है दोस्तों। 18 से 35 जो है नहीं, ये सही हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो 18 से 35 भी मिले, हालांकि मिलेगा नहीं यूजीसी नेट में। 20 से 30 भी बोला जाता है और 18 से 35 भी होता है, ठीक है। तो किसी बुक में आपको 18 से 35 मिलेगा, किसी में 20 से 30 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इससे, लेकिन अगर नेट में अगर पूछता है तो आप 18 से 35 लगाओ, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना पूछे नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। एज के बारे में नहीं पूछेगा, ये याद रखना। तो दोस्तों अब इसमें था अमिता आत्मीयता बनाम अलगाव था। तो इसका मैं मतलब ये है कि भाई बहनों, माता पिता तथा अन्य संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है और अपने पति पत्नी के साथ घनिष्ठ संबंध या लैंगिक संबंध विकसित भी करता है। जब व्यक्ति कुछ कारणों से या दूसरों के साथ संतोषजनक तथा घनिष्ठ व्यक्तित्व संबंध नहीं विकसित हो पाता है तो वो अपने आप का पूर्णता खोया रहता है। तो उसमें विलगन यानी अलगाव की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें विकसित हो जाती हैं। तो समाज में अच्छे तरीके से रिश्ते को बनाना चाहता है तो आत्मीयता हो जाती है, और अगर वो नहीं बना पाता है तो अकेलापन रह जाता है, यानी अलगाव हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज की बात करता हूँ 7। तो यहाँ पे दोस्तों ये है 7 में कि उत्पादकता बनाम स्थिरता, और ये मध्य वयस्क अवस्था में आती है। इसको बोला जाता है जननात्मक बनाम स्थिरता, यानी दोस्तों इसे ये भी बोला जाता है कि उत्पादनशीलता बनाम जड़ता मध्य वयस्कता के बाद आता है दोस्तों वयस्कता, यानी आप प्रौढ़ावस्था में इसको समझ सकते हो, ये प्रौढ़ावस्था में होता है जननात्मक बनाम स्थिरता। अब इस चरण में दोस्तों व्यक्ति के जीवन को स्थिर में लाता है। व्यक्ति इस चरण में बहुत ऐसे बड़े बड़े समाज का हिस्सा बनने का कार्य के लिए विकसित होता है। तो उस दरमियान जो चीज़ें देखने को मिलती वो उत्पादकता से रिलेटेड होता है, क्योंकि इस चरण में व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में भागीदारी करके उसके समाज के समाज को कुछ देने का जो प्रयास करता है। परंतु यदि व्यक्ति ये लक्ष्यों से पूरे नहीं होते हैं तो वह शिथिल हो जाता है और तथा उसे निराशा का भाव उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझना यहाँ पे कि स्थिरता हो जाता है। यानी कह सकते हो दोस्तों कि जननात्मक का तात्पर्य है कि व्यक्ति के द्वारा भावी अगली पीढ़ी जो होती है लोगों के कल्याण के साथ ही उसका समाज के लिए और जिसमें लोग रहेंगे उन्नति बनाने की चिंता से होता है। जब व्यक्ति में जननात्मक चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो इसमें स्थिरता उत्पन्न होने का खतरा जो है दोस्तों बढ़ जाता है। तो इस अवस्था में अगर सामना करता है तो व्यक्ति तो मनोसामाजिक व्यक्ति दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखभाल की संज्ञा जो है विकसित होती है स्टेज नंबर 7 में। नेक्स्ट होता है दोस्तों परिपक्वता। अच्छा, इसकी एज 35 से 65 है। नेक्स्ट दोस्तों परिपक्वता, इसमें अहम संपूर्णता बनाम पछतावा कहते सकते हो या निराशा कह सकते हो, या इसे आप हाँ निराशा ही बोल सकते हो दोस्तों। अहम की अखंडता बनाम निराशा, यानी बाद के वयस की अवस्था से वृद्धावस्था तक, ठीक है। तो इसको आप इसकी जो एज है दोस्तों 65 टिल डेथ तक, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि अगर मान लिया किसी के साथ गलत किया है तो धोखा दिया है तो पछतावा या पछतावा नहीं या संपूर्णता। ओवरऑल कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार ये जो व्यक्तित्व का विकास का अंतिम चरण है, इस चरण में ही व्यक्तित्व के अपनी उपलब्धियों का जो चिंतन करना या आरंभ कर देते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति यह पता कर ले या उसका जीवन सफल हो जाता है तो व्यक्ति एक पूर्णता का भाव विकसित होता है। परंतु यदि व्यक्ति में अपना जीवन अनुपादकता रखता है या हीन की भावना का शिकार होता है तो उस समय क्या होता है कि व्यक्ति अपना तो व्यक्ति यह समझता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता। मान लीजिए अगर अब वो वृद्धावस्था में है, घर पे बैठा है, लेटा हुआ, अब उसको सोच रहा है वो संपूर्ण जीवन के बारे में, यार मैं बचपन में था ये कर लिया, वो कर दिया, ये कर दिया, मैंने जब मेरी जब जॉब लगी थी तो मैंने मकान बनवा लिया, मैंने ये शादी करवा दी, मैंने वो करवा दी, ये सब कुछ सोचता है। अब ये जब सोचता है तो संपूर्ण रूप से सोच रहा है। निराशा पछतावा, जो चीज़ें नहीं कर पाया, मान लीजिए उसको कर लेना चाहिए थी कि एक कार ले लेनी चाहिए थी अपने उसमें, तो कार नहीं ले पाया तो पछतावा हो रहा है उसे, तो सोच रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने ये चीज़ों को समझ गया होगा, और अगर आप चाहोगे दोस्तों तो मैं इस पे MCQs भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।